नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। महंगाई की मार, 42.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी, लोगों की जेब में पड़ा सीधा असर। दिल्ली में महामारी, एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित हुए ज्यादा, स्वास्थ्य कम, विशेषज्ञों ने जताई ये आशंका। मध्य प्रदेश इंदौर में 2 मंजिला इमारत में आग, 7 की जिंदा जलने से मौत, 8 लोग बुरी तरह से झुलसे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, अज्ञात वाहन से टकराई कार, एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत। श्रीलंका में आधी रात से फिर लगा आपातकाल, राष्ट्रपति के ऐलान के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी। सरकार ने घरेलू सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी कर दी है और इसी के साथ अब 42.2 किलोग्राम वाला घर में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर अब 50 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में आज से घरेलू सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि 1 मई से ही कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए का इजाफा किया गया था। हालांकि तब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। इससे पहले अप्रैल में भी कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए का इजाफा हुआ था। राजधानी में कोरोना संक्रमण में हो रहे उतार चढ़ाव के बीच बीते एक सप्ताह में लोग ठीक होने से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। यही वजह है कि सक्रिय मरीजों का आंकड़ा जो है उसमें खासकर बदलाव देखा नहीं गया है। ठीक व संक्रमितों की संख्या में 501 मरीजों का अंतर दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक सप्ताह तक संक्रमण दर में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आशंका है कि नए मरीज और बढ़ सकते हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 29 अप्रैल से 5 मई तक दिल्ली में कुल 9,821 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 9,320 है। 5 मई तक सक्रिय मरीजों की संख्या 5,609 थी। आंकड़ों की माने तो सबसे अधिक 1,486 मरीजों ने 4 मई को कोरोना को हराया था। वहीं इन दिनों में सबसे अधिक मामले 29 अप्रैल को 1,660 मिले थे। राहत की बात यह है कि इन दिनों होने वाली मौत का ग्राफ नहीं बढ़ा, जो कि 0 व 1 या 2 के बीच ही रहा है। ज्यादातर मरीजों को खांसी, जुकाम और बुखार है। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोकनायक अस्पताल में चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि इस समय अस्पताल में खांसी, जुकाम व बुखार वाले अधिक मरीज आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में अस्पतालों में 2 मरीजों ने कोरोना को हराया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की स्वर्णबाग कॉलोनी में एक मकान में भीषण आग लगने से 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना शनिवार तड़के 3 बजे के आसपास हुई है। उस वक्त इस मकान में रहने वाले लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अधिकांश की नींद में ही जलने से दम घुटने से मौत हो गई। 8 जो है लोग बुरी तरह से झुलस गए और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। यह कॉलोनी इंदौर के विजयनगर इलाके में बनी हुई है। आग लगने की घटना शुक्रवार शनिवार को रात में हुई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ साथ विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने मृतकों के शव को अस्पताल भेजा। आग के शिकार हुए लोगों में अधिकांश किराएदार बताए गए। इंदौर के पुलिस आयुक्त मिश्रा ने रात में जो है लोगों की मरने की भी पुष्टि की। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग पर काबू पाने में करीब 3 घंटे का समय लगा। हादसे के बारे में कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से पहले आग पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी और फिर धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। इससे इतनी तेजी से विकराल रूप ले लिया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। प्रदेश के गृह व इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने घायलों को समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। मथुरा के थाना नौझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार की सुबह भीषण हादसा हो गया। माइलस्टोन 68 पर आगरा से नोएडा की तरफ जा रही वैगनार कार आगे चल रहे अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सभी मृतक हरदोई के संडीला क्षेत्र के गांव बहादुरपुर के रहने वाले बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में गांव
बहादुरपुर निवासी लल्लू गौतम, उनके पुत्र राजेश, श्री गोपाल गौतम, संजय की पत्नी निशा, लल्लू की पत्नी छुटकी और राजेश की पत्नी नंदनी, संजय के पुत्र धीरज और कृषक सवार थे। ये लोग हरदोई से नोएडा में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। शनिवार की सुबह करीब 5 बजे इनकी कार यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 68 के समीप किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई। तेज रफ्तार होने के कारण कार में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सड़क हादसे में लल्लू गौतम, संजय की पत्नी, लल्लू की पत्नी छुटकी, राजेश की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। श्री गोपाल हर्ष घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सुरक्षा बलों को देश में जारी आर्थिक संकट को लेकर सरकार के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों से निपटने के लिए दूसरी बार व्यापक अधिकार मिल गए। आपातकाल के संबंध में राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता ने कहा कि बिगड़ते आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को देशव्यापी हड़ताल की थी। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आधी रात के बाद आपातकाल लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति की ओर से ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब छात्र कार्यकर्ताओं ने देश की संसद का घेराव करने की चेतावनी दी थी। देश में आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रही सरकार को हटाने की मांग को लेकर ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल शुरू की है और इससे पहले आर्थिक तंगी से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका में मध्य रात्रि यानी 12 बजे से आपातकाल लगाने का ऐलान कर दिया गया था। यह जानकारी श्रीलंका की मीडिया ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के मीडिया डिवीजन के हवाले से दी गई थी। गौरतलब है कि श्रीलंका में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसके चलते लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। महंगाई की मार, 42.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी, लोगों की जेब में पड़ा सीधा असर। दिल्ली में महामारी, एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित हुए ज्यादा, स्वास्थ्य कम, विशेषज्ञों ने जताई ये आशंका। मध्य प्रदेश इंदौर में 2 मंजिला इमारत में आग, 7 की जिंदा जलने से मौत, 8 लोग बुरी तरह से झुलसे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, अज्ञात वाहन से टकराई कार, एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत। श्रीलंका में आधी रात से फिर लगा आपातकाल, राष्ट्रपति के ऐलान के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ मिकी पावर प्लस TNT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मनीराम और बसंती के घर में योगी आदित्यनाथ ने भोजन किया, जिसके बाद माहौल वहां का खुशनुमा बना। पूरे घर को फूल मालाओं से सजाया गया था और एक कमरे में जमीन पर ही भोजन करने के लिए आसन लगा था। पूरा परिवार भी सुबह से अतिथि के इंतजार में था। बसंती और मनीराम के घर आज खुद सीएम योगी मंत्रियों संग दोपहर का भोजन करने वाले थे। बसंती की बेटी ने मुख्यमंत्री के लिए दाल चावल रोटी और खीर बनाई। मुख्यमंत्री शुक्रवार की दोपहर जैसे ही बसंती के घर पहुंचे, परिजनों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। घर के कमरे में जमीन पर बैठकर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों संग दोपहर का भोजन किया। मुख्यमंत्री ने बसंती व उनके पति मनीराम को भी अपने साथ भोजन करने के लिए बिठाया। सीएम को भोजन में जो है अच्छे पकवान परोसे गए। मुख्यमंत्री ने बड़े ही चाव से भोजन ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि खाना किसने बनाया है, तो बसंती ने अपनी बेटी को आगे करते हुए कहा कि महाराज जी, मेरी बेटी शीलम ने भोजन बनाया है। इसके बाद उन्होंने शीलम को शाबाशी भी दी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल पर उठाए गए सवालों के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सब जानते हैं कि कितना काम हुआ। नीतीश ने कहा कि आप लोग हमसे ज्यादा बताएंगे क्या हुआ है और क्या नहीं। हकीकत सबके सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्व है सत्य का, यह बताने की जरूरत नहीं कि क्या हुआ और कितना काम किया गया। हम लोग किसी की बात
को यूं ही महत्व नहीं देते। दरअसल बृहस्पतिवार को प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू पर आरोप लगाया था कि इनके शासनकाल में बिहार का विकास नहीं हुआ। बिहार में जो 30 वर्ष पहले था वही आज भी है। और इतना ही नहीं, किशोर ने कहा कि नीतीश के साथ निश्चय योजना का कार्यान्वयन भी सही तरीके से नहीं किया गया, जिसका नतीजा सबके सामने है। बिहार में किशोर ने 2015 के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार के अभियान को भी संभाला था और बाद में उन्हें बड़ी सफलता मिली। बाद में नीतीश कुमार ने उनको पुरस्कृत भी किया था और मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कैबिनेट रैंक का पद नियुक्ति किया गया। वहीं नीतीश कुमार की जवाब देते हुए चुनावी रणनीतिकार ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश जी सही कह रहे हैं, केवल सत्य का महत्व है और सच्चाई यह है कि लालू नीतीश के 30 वर्षों के शासन के बाद बिहार सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। इसका परिवर्तन अपने लोगों के सामूहिक प्रवाहों से ही संभव हो सकता है। दिन भर के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार भाजपा प्रवक्ता तजिंदर बग्गा देर रात ही दिल्ली स्थित अपने घर पहुंच गए और इससे पहले रात को ही गुरुग्राम में द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट के घर पर बग्गा की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट के यहां से राहत मिलने और रिहाई के बाद बग्गा समर्थकों के साथ अपने घर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने इन्हें अपने कंधों पर उठाकर स्वागत किया। इस दौरान बग्गा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वो लोग जिन्हें लगता है कि पुलिस की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाजपा कार्यकर्ता किसी से नहीं डरेगा। मैं हरियाणा, दिल्ली पुलिस और मेरा समर्थन करने वाले भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। घर पहुंचने पर बग्गा के घर उत्सव का माहौल बना। समर्थकों के बीच देर रात तक मिठाइयां बांटी गईं। बग्गा की घर वापसी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सत्य, लोकतंत्र और न्याय की जीत है। भाजपा कार्यकर्ता न्याय के लिए संघर्ष करता रहेगा। हम किसी से भी नहीं डरते हैं। हम अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले हैं। घर पहुंचकर बग्गा ने कहा कि यह एक अवैध हिरासत थी और इसकी सूचना किसी भी स्थानीय पुलिस अधिकारी को नहीं दी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चाहे तो मेरे खिलाफ 100 और एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वह कश्मीर पंडितों के बारे में जो कुछ कहा है उसके लिए माफी नहीं मांगते। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जीरो कोविड नीति के चलते शंघाई व देश के अन्य हिस्सों में नागरिकों के दमन की खबरों के बीच कड़ी चेतावनी जारी की है। जिनपिंग ने कहा है कि चीन को बदनाम ना किया जाए। जो देश की इस नीति पर सवाल उठाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कोरोना कहर के कारण लॉकडाउन झेल रहे शंघाई के लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से कोरोना को हरा कर ही रहेंगे। शंघाई में जीरो कोविड नीति के चलते मानवाधिकारों के दमन का जो वीडियो वायरल कर बेनकाब किया गया है और इससे चीन खफा है। गुरुवार को राष्ट्रपति जिनपिंग की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च इकाई पोलिट ब्यूरो की स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें देश की शून्य कोविड नीति पर दृढ़ता से पालन करने का फैसला किया गया। समिति ने इस नीति को विकृत करने और इस पर संदेह करने का, किसी भी तरह से बदनाम करने का के खिलाफ कठोर कार्रवाई का फैसला किया है। सरकारी मीडिया के अनुसार यह पहला मौका है जब जिनपिंग ने इस बैठक में महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। शंघाई में कठोर लॉकडाउन के कारण पैदा हो रहे आक्रोश के बीच राष्ट्रपति ने सख्त संदेश दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। उन्हें पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा है कि आप पार्टी का परिवार प्रदेश में लगातार जो है वो कद बढ़ रहा है और केजरीवाल की नीतियों को लोग समझने लगे। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह बिष्ट द्वारा आम आदमी पार्टी का दामन थामने से जहां एक और आप पार्टी मजबूत होगी, वहीं उनके सालों के जो है तजुर्बे से पार्टी को नई ताकत मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है जिस पर सवार होना डूबने के समान है। ज्योति सिंह बिष्ट एक सुलझे नेता है जिनका प्रदेश के प्रति एक गहरा विजन है। उन्होंने आप पार्टी का दामन थामकर प्रदेश के लिए अपनी सोच उजागर की है। उन्होंने कहा कि आज देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और ज्योति सिंह बिष्ट पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत होगा। इसके बाद वे मीडिया से रूबरू भी होंगे। कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व कर रहे लोग व्यक्तिगत हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी में लंबे समय तक चल रहे अंतर्कलह, अनुशासनहीनता, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी व एक तरफा फैसलों के चलते पार्टी का भविष्य अनिश्चितता की ओर जा रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक जीवन में 40 वर्षों का सफर तय कर दुखी मन से कांग्रेस छोड़ रहा हूं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर।
महंगाई की मार, 42.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी, लोगों की जेब में पड़ा सीधा असर। दिल्ली में महामारी, एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित हुए ज्यादा, स्वास्थ्य कम, विशेषज्ञों ने जताई ये आशंका। मध्य प्रदेश इंदौर में 2 मंजिला इमारत में आग, 7 की जिंदा जलने से मौत, 8 लोग बुरी तरह से झुलसे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, अज्ञात वाहन से टकराई कार, एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत। श्रीलंका में आधी रात से फिर लगा आपातकाल, राष्ट्रपति के ऐलान के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी योजनाओं को सही से लागू करने के लिए जन फीडबैक अभियान चला रखा है और इसके तहत कार्रवाई करते हुए सूरजपुर जिला में शुक्रवार को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान एक संभागीय वन अधिकारी सहित 3 वन अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। सीएम के निर्देश के तुरंत बाद राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सूरजपुर डीएफओ मनीष कश्यप, सेमर रोस्ट वनजीव अभ्यारण्य के अधीक्षक बुद्ध साई भगत और वन रेंज अधिकारी एस संस्कृति बार्ले के निलंबन के आदेश जारी किए गए। सरकारी अधिकारी ने कहा है कि अपनी सरकार के कामकाज और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में से सीधी प्रतिक्रिया लेने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर पीएम बघेल पहुंचे हैं और इस दौरान वह प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर गांव पहुंचे और इसके रास्ते में सूरजपुर पड़ता है। यहाँ ये अधिकारी तैनात थे। इन्होंने कहा कि आवर्ती चराई योजना के तहत गौठान की स्थापना के संबंध में ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। कार्यक्रम की एक वीडियो क्लिप में मुख्यमंत्री को उनके निलंबन के निर्देश जारी करते हुए और फिर वहां मौजूद 2 अधिकारियों को जाने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। गौठान योजना के माध्यम से पशुपालकों से उचित दाम पर गोबर की खरीद की जाती है और उस गोबर का गौठान में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। सीएम बघेल ने कहा कि लापरवाही करने वाले लोगों को निलंबित कर दिया जाएगा। सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का सरकार का उद्देश्य जरूर पूरा होगा। होम आइसोलेशन में मौजूद कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सरकार दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को लोगों ने सफल माना है। ऑनलाइन योग कक्षा में 4600 से ज्यादा संक्रमितों को इसका लाभ मिला है। मुफ्त योग कक्षाओं में संक्रमितों के वास्तविक फायदे की जांच करने के लिए दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी द्वारा आईसीएमआर के CTRI के तहत अनुसंधान किया गया, जिसमें 92.3% लोगों ने माना है कि संक्रमण के दौरान योग करने से उन्हें कोरोना के सभी लक्षणों में सुधार देखने को मिला और सांस फूलने जैसी समस्या नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम एक अनूठी पहल है। यह बेहद खुशी की बात है कि जिस उद्देश्य के तहत कार्यक्रम की शुरुआत की गई वो पूरा हो रहा है और लोगों को इसका फायदा हो रहा है। कार्यक्रम के तहत कोरोना के दौरान संक्रमितों को मुफ्त ऑनलाइन योग कक्षाएं उपलब्ध करवाई गई, जिससे न केवल उन्हें कोरोना से उबरने में मदद मिलेगी बल्कि उन्हें खांसी, सर्दी, शरीर में दर्द व सांस फूलना आदि जैसे लक्षणों से भी राहत मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके नाम पर खनन पट्टा आवंटन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका को अपने राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र बताया है। सोरेन ने कहा है कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है, जबकि इसमें मुख्यमंत्री पद के दुरुपयोग का कोई भी मामला नहीं बनता है। हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति SN प्रसाद की पीठ के आज उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले में पूर्व निर्धारित आज की सुनवाई स्थगित हो गई। अब इस मामले में सुनवाई अगले सप्ताह होगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने उच्च न्यायालय में दाखिल अपने जवाब में आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष उनके खिलाफ रांची में
अनगढ़ा में पत्थर की खदान की लीज आवंटन मामले में दाखिल जनहित याचिका तथ्य से परे है और सिर्फ उन्हें बदनाम करने की उनकी राजनीतिक विरोधियों की एक साजिश है। सोरेन ने अपने जवाब में इस PIL को जनहित याचिका की व्यवस्था का दुरुपयोग बताते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ सख्ती का भी अदालत से अनुरोध किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हिंसक गतिविधियों के कैंप चला रहा है। उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग भी की है। मध्य प्रदेश के सिवनी के गिरई में मॉब लिंचिंग में 2 आदिवासियों की हत्या की जांच कर लौटे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में भय का वातावरण बनाने के लिए हिंसक गतिविधियों की ट्रेनिंग कैंप भाजपा के संरक्षण में लगाने की जानकारी सामने आई है। गोविंद सिंह ने शिविर की तस्वीरें दिखाकर कहा कि रात 2 बजे कौन से आदिवासी गांव में मांस की खरीद बिक्री होती है यह नरोत्तम मिश्रा को बताना चाहिए। गांव वाले तो 8 बजे सो जाते हैं। आरोपियों ने आधी रात के बाद घरों में घुसकर आदिवासियों को लाठी से पीट कर मार डाला। हत्या के जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है वे बजरंग दल और संघ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गोविंद सिंह ने भाजपा नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी साझा की। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी आदिवासी क्षेत्रों को निशाना बनाकर वहां पर हिंसा फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि उसे यह मालूम है कि आदिवासी मतदाताओं के आशीर्वाद से ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी थी। उन्हें भयग्रस्त करके भाजपा वोट देने से रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह खरगोन में जहां 9 से 9 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, तनाव और हिंसा का वातावरण बनाया गया है, लेकिन शांतिप्रिय जनता चुपचाप नहीं बैठी रहेगी। कांग्रेस गरीब और वंचित वर्ग के लिए न्याय के दरवाजे खुलवाकर ही रहेगी। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि संघर्ष विराम के बाद सरहद पर हालात सामान्य है, लेकिन पाकिस्तान घुसपैठ के हथकंडे से बाज नहीं आ रहा। सीमा पार 6 बड़े और 29 छोटे आतंकी शिविर सक्रिय हैं। अस्थायी लॉन्च पैड से 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में भी हैं। उन्होंने कहा कि सभी लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की सेना व अन्य एजेंसियों की मदद से चल रहे हैं। भीतरी इलाकों से घुसपैठ की जा रही है। जंगल बर्फ से लदे पहाड़ों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए जम्मू, पंजाब व नेपाल से आतंकी प्रवेश कर रहे हैं। सेना व सुरक्षा बल इन घुसपैठियों का सफाया कर रहे हैं। कश्मीर में 40 से 50 स्थानीय आतंकी मौजूद है। विदेशी आतंकियों के अभी सही आंकड़े सामने नहीं आए। द्विवेदी ने कहा कि स्थानीय आतंकियों के पास हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी नहीं है। इनको केवल पिस्टल चलाना ही आता है। इनको विदेशी आतंकी प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा स्थिति जो है वो सामान्य है, फिर भी इसे लेकर सेना सतर्क है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। महंगाई की मार, 42.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी, लोगों की जेब में पड़ा सीधा असर। दिल्ली में महामारी, 1 सप्ताह में कोरोना संक्रमित हुए ज्यादा, स्वास्थ्य कम, विशेषज्ञों ने जताई ये आशंका। मध्य प्रदेश इंदौर में 2 मंजिला इमारत में आग, 7 की जिंदा जलने से मौत, 8 लोग बुरी तरह से झुलसे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, अज्ञात वाहन से टकराई कार, एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत। श्रीलंका में आधी रात से फिर लगा आपातकाल, राष्ट्रपति के ऐलान के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी।